फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्लासा माधवी और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट। बैंक रिसिप्ट वाउचर यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको जीएसटी आपके पेमेंट के साथ इंक्लूड करके कस्टमर पे कर रहा है तो आप उसे कैसे सिस्टम में दिखा सकते हैं। प्लस बहुत बार ये भी होता है कि आपने कोई प्री पेमेंट एंट्री क्रिएट की सेल्स ऑर्डर पे और उसमें किसी तरह से जीएसटी इंक्लूड करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप एडवांस पेमेंट बैंक रिसीप्ट के थ्रू भी ले सकते हैं और उस प्री पेमेंट वाली इनवॉइस के ऊपर यहाँ पेमेंट लाइन क्रिएट करते समय उस इनवॉइस को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने कस्टमर को बोल सकते हैं कि वो जीएसटी इंक्लूड करके आपको पेमेंट करे, इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू आपको दे, क्योंकि सिस्टम में आप ऐसे रिकॉर्ड कर पाओगे। अब देखो, जो बैंक रिसिप्ट वाउचर होता है, यहाँ पे जो आपका बैच नेम होता है उससे आपका नंबर सीरीज लिंक होती है। अभी आप चेक करना कि नंबर सीरीज अगर नहीं आ रही होगी तो नंबर सीरीज आप चेक कर सकते हो, मैनुअल ले सकते हो, ऑटोमेटिक ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द योर चॉइस। तो इस तरह से अगर नंबर सीरीज यहाँ नहीं आ रही है तो एक बार हम लाइन डिलीट करके फिर से क्रिएट कर देंगे, तो नंबर सीरीज आ जाएगी। अगर नंबर सीरीज असाइन है तो सिस्टम थोड़ा स्लो है। आगे नंबर सीरीज। अब हमें क्या करना है, जीएल अकाउंट लिख रहा है, हमें पहले कस्टमर लेना है। ठीक है, इस कस्टमर से आप पेमेंट रिसीव करने वाले हो इंक्लूडिंग जीएसटी। तो कस्टमर रजिस्टर्ड कस्टमर होना चाहिए। मेरे पास एक रजिस्टर्ड कस्टमर है, हम वो ले लेती हूँ। कोड आपका जो होगा वो आप चूज कर लो, जैसे मैं एनडी ले रही हूँ। उसके बाद जीएसटी ग्रुप कोड, सर्विस लेना है आपको क्योंकि गुड्स पर एग्जेम्प्टेड है तो गुड्स पे काम नहीं करेगा। और आपका जो एसएससी कोड है वो लेना है। जैसे आप ये लोगे ना ग्रुप कोड सर्विस, सिस्टम अपडेट कर देगा टाइप, क्योंकि यहाँ सर्विस होना चाहिए। अगर यहाँ आपका गुड्स आ रहा है तो वो डिपेंडेंसी है ग्रुप कोड के ऊपर। जैसे ही ग्रुप कोड जीएसटी ग्रुप कोड सर्विस होगा, आपका टाइप ऑटोमेटिकली गुड्स से चेंज होकर सर्विस हो जाएगा। गुड्स पे एग्जेम्प्टेड है तो आपका गुड्स पे काम नहीं करेगा। तो आप लॉ के अकॉर्डिंग जाना। अब जैसे अब जीएल अकाउंट है तो हमें यहाँ लेना होगा बैंक, आपको चूज करना पड़ेगा बैंक। सारी लाइन क्रिएट करने के बाद, वैल्यू डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको काम करना है। ठीक है, अब मिसिंग क्या है, मिसिंग है मुझे वैल्यू डालनी है। अगर मेरे पास कोई अप्लाई एंट्री वाली कोई ट्रांजेक्शन होता तो मैं अप्लाई कर देती, जैसे मैंने प्री पेमेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन का यहाँ जो एग्जांपल दिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आपने एक वैल्यू डाल दी, ये वैल्यू डाल देते हैं हम। ठीक है, अब क्रेडिट वैल्यू होगी तो हम एक बार ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हमने पहले कस्टमर लिया है ना यहाँ पे, इसलिए अब हमारे पास चीजें क्या है कि जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट, ये जो इस पे हमें टिक करना है। ठीक है, इस पे हमें टिक करेंगे। सबसे लास्ट में आपको टिक करना है, सबसे लास्ट में। अगर आपने पहले टिक किया तो आपको एरर मैसेज बहुत सारे मिलेंगे वन बाय वन। तो सबसे लास्ट का काम है आपको इसको टिक करना है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया वैसे ही, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का जो ट्यूटोरियल है वो आप अगर पढ़ोगे तो भी आपको लर्निंग जो ट्यूटोरियल है उसमें ऑनलाइन हेल्प में आपको ये मिल जाएगा कि इस तरह से क्रिएट करना है, इस तरह से टिक करना है। तो ये जो मेरा रेफरेंस है ना वो वहीं से है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल से। तो आप ये चेक कर लेना, आपको ऑनलाइन हेल्प मिल जाएगी। लास्ट में टिक करना है ताकि आप स्मूथली क्रिएट कर लो। और हमेशा देखना जीएसटी ग्रुप टाइप सर्विस होना चाहिए, उसकी डिपेंडेंसी जीएसटी ग्रुप कोड पे है। जैसे यहाँ सर्विस कोड लोगे
HSN लोगे, सर्विस ग्रुप कोड लेते साथ आपका ये टाइप सर्विस हो जाएगा, गुड्स पे नहीं काम करेगा, एग्जेम्प्टेड है। अब बचा सारी चीजें क्रिएट हो गई और मैंने डमी HSN सॉरी SSC बनाया, ठीक है। SSC कोड आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग गूगल सर्च कर लेना और मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ब्राउजर पे आप सर्च करके ले लेना, सर्च इंजन यूज करके, और जो भी सर्विस आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। अब बाकी चीजें DL टू DL ही है, मेरी कंपनी की लोकेशन और कस्टमर का जो मतलब कंपनी की लोकेशन मतलब जो कंपनी रिसीविंग लोकेशन है जहां से हम गुड्स मतलब कस्टमर डिस्पैच लोकेशन, सॉरी कस्टमर के लिए डिस्पैच लोकेशन, जो जिस लोकेशन से हम कस्टमर को डिस्पैच करते हैं सर्विसेज गुड्स, जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो अगर गुड्स की कैटेगरी में तो आप फिजिकल गुड्स डिस्पैच कर देते हो, सर्विसेज की कैटेगरी में बिल टू जो होता है ना एड्रेस, बिल टू एड्रेस, तो वो बिल टू एड्रेस जो होता है वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो अब बिल टू एड्रेस का जो ऑप्शन है वो भी आप चेक कर सकते हो कि GST का जो डिपेंडेंसी टाइप है वो बिल टू एड्रेस होगा, तो आप वो भी एक्टिवेट कर सकते हो उस स्क्रीन पे कि GST का जो ज्यूरिडिक्शन टाइप जो क्या है वो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, GST की जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो टर्मिनोलॉजी मुझे याद नहीं आ रही है। GST के लिए जो एक और ऑप्शन आता है जिसपे आपका बिल टू एड्रेस लिखा रहता है ना, वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ऐड करके कि डिपेंडेंसी आपकी बिल चार्ज करने की क्या है। वो इनहेरेंट है अभी किसी ऑप्शन पे ऑलरेडी अप्लाइड होगा, तो वो भी आप स्क्रीन पे एक्टिवेट कर सकते हो कि आपकी GST डिपेंडेंसी टाइप बिल टू एड्रेस है। अभी के लिए सारा कुछ आ रहा है हमारा। तो हमारा जो डिस्पैच कंपनी लोकेशन था, रजिस्टर्ड ऑफिस जिसे आप कह सकते हो, वो भी दिल्ली है, और जो कस्टमर का जो रिसीविंग एड्रेस है बिल टू एड्रेस वो भी दिल्ली है। तो दिल्ली टू दिल्ली अगर आप GST कंपोनेंट कोड यहाँ पे एक्टिवेट करोगे तो वो आप कंपोनेंट कोड एक्टिवेट कर सकते हो। GST कंपोनेंट में आपको मिल जाएगा कंपोनेंट कोड, बड़ी नाम है उसका। कभी कभी जो फील्ड का एग्जैक्ट नेम याद नहीं होता ना तो फिर मुश्किल होती है। अब यहाँ पे नहीं आ रहा है, हो सकता है कि मुझे डिजाइन में मिल जाए। कभी कभी पर्सनलाइज में वो सारे ऑप्शंस नहीं दिखते जो हमें डिजाइन मोड में दिख जाए। देखते हैं डिजाइन मोड में हमें वो ऑप्शन मिलता है या नहीं। तो मुझे 2-3 चीजें चाहिए थी GST से रिलेटेड। वो जो कंपोनेंट है वो डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ आपको शो करके दिखा रही हूँ, डिपेंडेंसी नहीं है कि ये नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितनी जरूरी चीजें थी वो आपको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वो हमने दे दी थी। यहाँ पे आ गया ना सारा चीज टैक्स इन्फॉर्मेशन का सेक्शन में, तो इसका मतलब है आप सही जा रहे हो, ठीक है। अब ये वाला फील्ड ऐड हो जाएगा, तो आप जो और भी एक्स्ट्रा जो फील्ड्स हैं जो आपको लगता है कि स्क्रीन पे दिखने चाहिए वो आप एक्टिवेट कर लेना। जैसे मैं ये ऑप्शनल फील्ड एक्टिवेट कर रही हूँ क्योंकि इनबिल्ट सेटिंग से बाकी सारी चीजें लाइन ले लेती है, तो ये भी आ जाएगी। तो सिस्टम स्लो है, ठीक है। देखते हैं फील्ड कहाँ एक्टिवेट हुआ है। कंपोनेंट कोड है, और ऐसा कोई फील्ड जो आपको पर्सनलाइजेशन से नहीं मिल रहा है वो यहाँ से भी मिल जाएगा। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई, यही वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था। कभी कभी क्या होता है कि टर्मिनोलॉजी एग्जैक्ट याद ही नहीं आती। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये भी जरूरी चीज है, देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ ऐड हो जाए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वैसे टैक्स कैलकुलेट हो जाता क्योंकि इनबिल्ट जो लाइन है जो बैकग्राउंड पे चल रही है ना उसमें ये सी चीजें फीडेड है। अब जैसे जनरल लेजर सेटअप में मैंने GST डिपेंडेंसी टाइप रखा होगा कि बिल टू एड्रेस लेना है,
जीएसटी का जो सेटअप है उस पे रखा होगा कि बिल टू एड्रेस है, तो उससे क्या होता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली जर्नल लेजर सेटअप्स या आपका कोई सेटअप है जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है जीएसटी का, उससे ले लेगा। तो वो लाइन पे जरूरी नहीं है कि आपको कॉल करे कि लाइन पे आपको डालना ही है। लेकिन देखो, अब लाइन पे क्या है ना कि मैंने दो चीजें आपको बोली कि एक तो मुझे चाहिए था, मुझे जो स्क्रीन पे चाहिए कि दिखे जीएसटी कंपोनेंट कोड बोला। अब देखो जीएसटी प्लेस ऑफ सप्लाई बिल टू एड्रेस आ रहा है ना, तो ये बिल टू एड्रेस क्या है ना, ये जो आपका लोकेशन स्टेट कोड एंड फ्रॉम स्टेट है ना, ये आपको बता देता है कि आपकी कंपनी का लोकेशन और आपके कस्टमर का लोकेशन से वो मैच करा रहा है, तभी उसको दोनों डीएल मिल रहे हैं। तो मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली का है और मेरा जो कस्टमर है उसका भी जो बिल टू एड्रेस है, बिल टू एड्रेस दिल्ली है, यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी। तो इससे क्या होता ना कि अगर मान लो मैंने जितनी अभी एंट्री क्रिएट की और मैंने इस पर टिक किया, कोई एरर नहीं आई और कैलकुलेट हो गया, लेकिन आपके में हो सकता है कि अगर उसे ये इन्फॉर्मेशन ना मिले, बिल टू एड्रेस ना मिले, तो हो सकता है वो आपको एरर मैसेज दे। तो ये जो लोकेशन कोड है, जीएसटी ग्रुप टाइप है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको लगेगी क्योंकि वो आपका ये रिलेशन बनाएगा लोकेशन स्टेट का फ्रॉम स्टेट, ताकि उसको मिले कि ये इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट है। तो अब ये इंट्रा स्टेट है, विद इन द स्टेट हो रहा है। अब अगर आपका कंपोनेंट सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे आ गया, देखो मैंने लाइन पे भी उठा के लाया है, लाइन पे मैंने जो उठा के लाया यहाँ पे आया था शायद, यहाँ। तो ये ऐसा फील्ड नहीं है कि आप सिलेक्ट करो या ऑटो कैलकुलेट हो जाए या फिर स्क्रीन पे ऐसा दिखाए, तो बस मैंने एक एक्टिवेट करके रखा है कि ये किस तरह से दिख रहा है। अब ये जो दो फील्ड यहाँ पे आए हैं इनमें वैल्यू नहीं आ रही, इसका एक साफ मतलब होता है कि आपने जो रेट डिफाइन किया है उस रेट में प्रॉब्लम है, या जीएसटी की जो लाइन डिफाइन की है उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए आपका कैलकुलेशन नहीं हो रही, क्योंकि परसेंटेज 0 दिखा रहे हैं। तो हम जाके चेक करेंगे कि हमने जो 9% क्रिएट किया था उसमें क्या प्रॉब्लम है। टैक्स टाइप मेरा एजुकेशनल वर्जन है, पुराना वाला ऑन प्रेमाइसिस, तो मुझे इसी तरह से जाना होगा। अगर आपके सिस्टम में डायरेक्ट टैक्स रेट सीएसटी की आ रही है तो आप चेक कर सकते हो। अब मुझे चेक करना होगा, अब ये वाला जो सर्च इंजन है ना वो इतना काम करता नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया तो है, लेकिन अगर मैं इस पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन डालूं तो वो नहीं चेक कर पाएगा। मैं सर्विस वाले कोड को उठा रही हूँ, तो एक काम करते हैं स्क्रॉल करते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 अगर मैं डाल दूँ जो मैंने डमी बना रखा है एसएससी, तो सिस्टम उसको भी चेक करेगा क्या? करेगा तो मुझे थोड़ा तो शॉर्ट हो जाएगा। मैं क्या करूंगी कि जो सर्विस कोड है मैं उस पे काम करूंगी, ये वाला मेरा सर्विस कोड है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ सिस्टम को ये दूं कि मुझे सिर्फ ये लाइन ही दिखाओ, क्या सिस्टम ये करेगा? नहीं काम कर रहा है ना, छोड़ देते हैं। अभी हमें फोकस करना है कि हमारा कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रही। डीएल डीएल लिखा हुआ है, 125 लिखा है, 9 9 लिखा हुआ है हमने, 9 9। अब ये लाइन कैलकुलेट नहीं कर रही। कोड हमारा यही है, 1 2 3 4 5 6 एसएससी का कोड है, डीएल है, 15 6 25 GST S18, लेकिन टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा है। फ्रॉम स्टेट लोकेशन स्टेट कोड, तो कस्टमर की लोकेशन और लोकेशन स्टेट कोड हमारा आ गया दिल्ली। हमारा लोकेशन स्टेट कोड भी सही है, 1125। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं इसे अपडेट कर देती हूँ कि इस मंथ की कैलकुलेशन से, अब इसमें दिल्ली तो दिल्ली ही लग रहा है, तो 9 9 तो करेक्ट है 18% के लिए। आईजीएसटी लग नहीं रही, इसलिए मैंने आईजीएसटी की लाइन बनाई नहीं है। इस पे और तो कुछ आना चाहिए नहीं, बस इतना काफी हमारे लिए। एक बार हम इसे रिफ्रेश करके फिर से चेक करेंगे, ठीक है। और रिफ्रेश करने के लिए कोई भी एक चीज हम रिफ्रेश कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ये जीएसटी कोड थोड़ी हटा के एक बार फिर से लेते हैं, ठीक है।
देखते हैं काम करता है या नहीं। हमें सिर्फ चाहिए कि कैलकुलेशन पार्ट एक्टिवेट हो जाए, परसेंटेज आ जाए यहाँ। अगर परसेंटेज नहीं आ रही है, परसेंटेज जीएसटी का 9% आ जाना चाहिए था, लेकिन वो दोनों चीजें नहीं आई। कोई और चीज तो मिसिंग नहीं है, क्योंकि अगर रेट कैलकुलेट नहीं होती है मतलब आपके रेट के डिफाइन करने में प्रॉब्लम है। तो जीएसटी की इसी में प्रॉब्लम है, ये रेट वाला सेटअप आपका काम नहीं कर रहा है, इसमें ही प्रॉब्लम है। 18% सर्विस, बिल टू एड्रेस, अवेलमेंट सर्विस। आप एक काम करते हैं, छोटी सी चेंजेस करके देखते हैं, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। एक जैसा तो नहीं लेगा। जीएसटी 18 ये ले लेगा। कि सेम डुप्लीकेट कॉपी तो नहीं होगी। अभी हम इसको चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम। प्लेस ऑफ सप्लाई, देखो मैंने कहा था ना कि आपके सेटअप से भी लेता है। ये सर्विस है, बिल टू एड्रेस, प्लेस ऑफ सप्लाई है, एलिमेंट है, और वैसे तो काफी है हमारे लिए। मुझे एक बार चेक करना है कि ये कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा है। एक बार हटाएंगे, एक बार फिर से लेंगे। सिर्फ कैलकुलेशन रेट पे है कि रेट कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा है। और एक काम करते हैं, एक बार अगर नहीं हुआ तो हम एक बार एक लाइन, इस लाइन को डिलीट करके फिर से ले लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि लाइन रिफ्रेश नहीं हो पाती, तो क्या करेंगे कि लाइन रिफ्रेश भी कर देंगे। वैल्यू तो ले रहा है, लेकिन लाइन रिफ्रेश नहीं हो रही है। एक काम करते हैं, एक बार लाइन डिलीट कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि प्रीव्यू पोस्टिंग हम करेंगे, एक बार हम लाइन डिलीट करके फिर से क्रिएट करते हैं। कभी कभी लाइन रिफ्रेश नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो काम नहीं करता। क्योंकि हमें जीएसटी और एडवांस पेमेंट आराम से हमारा टिक हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ये हमें चेक करना चाहिए प्रॉब्लम की वजह क्या है। तो हम पहले एक सिंपल बैंक रिसिप्ट की लाइन क्रिएट करेंगे। बैंक रिसिप्ट की लाइन क्रिएट करने के बाद ही हम कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हमने कस्टमर ले लिया, ठीक है? हम बैलेंस अकाउंट टाइप ले लेंगे, जहां मतलब कि डेबिट, सिंगल लाइन एंट्री करनी है। यहाँ पे आप बैंक ले लो, यहाँ पे आपका जो भी बैंक है, प्लस अगर आप अप्लाई एंट्री करना चाहते हो तो अप्लाई एंट्री कर लो। कोई इनवॉइसेस जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे हमने प्रीपेमेंट सेल्स ऑर्डर लाइन का एग्जांपल दिया था, ये हो गया। अब अगर बैंक आपने क्रेडिट किया है, तो आप अपनी लाइन को उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करो। ये ले लिया। अब जीएसटी ग्रुप कोड की बारी, क्योंकि अब हम नॉर्मल लाइन हमने क्रिएट कर ली। देखो आ रहा है ना टाइप गुड्स। इसी को चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग जीएसटी का सर्विस ग्रुप कोड, लिखा हुआ है मैंने जीएसटी 18% सर्विस ग्रुप कोड, HSN लो। देखो जैसे ही मैंने जीएसटी ग्रुप कोड लिया, सर्विस हो गया ये। अब ये ले लिया मैंने। अभी तक यहाँ तक हम पहुंच गए। टैक्स इन्फॉर्मेशन अभी तक कैलकुलेशन नहीं आई, क्योंकि जैसे आप एडवांस पेमेंट पे क्लिक करोगे वो भी आएगा। आप एडवांस पेमेंट पे क्लिक करने से पहले मैं सब बता देती हूँ कि मेरी लोकेशन कोड क्या है। अब मैं इसे टिक कर देती हूँ। ले लिया, सारी लाइन आ गई। बस सिर्फ एक चीज नहीं आ रही है, वही मैंने कहा कि आपके परसेंटेज लाइन में प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं, हम प्रीव्यू पोस्टिंग एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है? और एक बार टेस्ट रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट में क्या कोई प्रॉब्लम है। टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे है और प्रीव्यू पोस्टिंग भी है, दोनों एक एक करके कर लेंगे।
कोई वार्निंग मैसेज नहीं है, सिंपल एक पेमेंट एंट्री दिखा रहा है, कोई वार्निंग मैसेज नहीं है। अब बचा हमारे पास प्रीव्यू पोस्टिंग, यहाँ से भी कर सकते थे। देखो, इसमें जीएसटी नहीं आ रही, जब तक जीएसटी का कुछ भी नहीं आता तब तक हम नहीं बोल सकते कि हमारा काम कर रहा है लॉजिक, क्योंकि इसमें रेट नहीं आ रही, राइट। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसने जीएसटी को इतना अवॉइड क्यों कर रखा है, इससे जीएसटी की कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। लोकेशन स्टोर कोड है इसके पास। अब हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स करके भी एक चीज होती है, मुझे बस चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। कार्ड, इसके ऊपर कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है। कस्टमर का कार्ड नहीं चाहिए मुझे, मुझे टैक्सेशन वाला कार्ड चाहिए था। मुझे चाहिए है, अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स हो तो मुझे दिखा दीजिए। स्टैटिस्टिक्स, इसके पास स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज नहीं है जो हम इनवॉइस पे देखते हैं। तो फिर हमें एक बार फिर से इसकी जीएसटी रेट को ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी कैलकुलेट ना करने का कोई रीजन तो ये दे नहीं रहा है हमें। हमने एडवांस पेमेंट ऑफ जीएसटी पे टिक कर रखा है, हमने जीएसटी का जितनी भी चीजें थी, लोकेशन कोड ले लिखी, बिल ऑफ सप्लाई ले रखा है, कस्टमर भी हमारा रजिस्टर्ड है, हमने बैंक ले रखा है, हमने वैल्यू भी ले रखी है। एक काम करते हैं, हम एक बार और चेक करते हैं कि टेक्स्ट टाइप में से दिक्कत क्या है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम, अगर आपका टैक्स की लाइन का रेट जो है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम सिर्फ यही है, टैक्स रेट में। अब टैक्स रेट में क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो हमें चेक करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 इतना तो फाइंड करना है। सेशन को शॉर्ट कर देगा तो मुझे पता चलेगा कि एक लाइन ये है, इसके डेटा लगोगे। इसकी डेट है 1/6 से। काम करते हैं, क्लोजिंग डेट भी दे देते हैं, ठीक है। क्लोजिंग डेट दे देते हैं 03/26। देखते हैं अगर इसकी वजह से ये रुक रहा होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, आईजीएसटी का परसेंटेज भी दे देते हैं, लेकिन आईजीएसटी कैलकुलेट करने का इससे कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये तो इंट्रा स्टेट के लिए, विद इन द स्टेट के लिए, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ अपने कोड को चेंज करना है, क्योंकि सारी डिपेंडेंसी इस कोड पे ही है। कौन सी लाइन मैं यूज कर रही हूँ वो मुझे बताना बहुत जरूरी है। इस पे, इस लिस्ट में कितनी लाइन आ रही है। अब देखो, ये वाला स्टेट कोड रिलेट कर रहा था, 2 आ रहा है ना, ये आ गया, डन। प्रॉब्लम कभी कभी क्या होती है, ये मैंने 2-3 बार से फेस किया ये सेम प्रॉब्लम। जीएसटी के परसेंटेज, मतलब ये आप परसेंटेज लगा दो, ये डैश लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क इसको पड़ रहा है इसकी क्लोजिंग डेट से। अब यहाँ पे तो नहीं दिखेगी, मैं दिखाती हूँ आपको क्लोजिंग डेट जीएसटी टेक्स्ट टाइप। तो ये मेरा ये ओल्डर वर्जन है, मुझे इसी के साथ डील करना है। अब देखो, इसमें जब आप चाहते हो तो सारा कुछ ठीक है, इतनी मेहनत जो करनी पड़ी, कभी लगता है कि आपके कोड लिखने में प्रॉब्लम होगी, डैश की वजह से हो रहा है। जैसे मैंने इसको एक बार ट्राई किया चेंज करने का, कि अगर डैश की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया था कि रेट कैलकुलेट नहीं हो रही, मतलब टैक्स रेट में ही प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, डैश की वजह से, तो मैंने उसको चेंज करके देखा, डैश की वजह से प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम है, इस लाइन में आप आगे जाओ, आपने स्टार्टिंग डेट कोई भी डिफाइन कर रखी थी, ठीक है? फिर आपकी जो एंडिंग डेट है, ये दोनों फील्ड पे काम कर रहा है। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, फिर आपका परसेंटेज। अगर लोकल है, आपने लोकल के लिए बना रखा है, जैसे दिल्ली टू 9 to 9% था। लोकेशन एंड आपका जो लोकेशन कोड भी दिल्ली है और आपका जो कस्टमर का लोकेशन फ्रॉम स्टेट कोड जो है वो भी दिल्ली है। तो दिल्ली टू दिल्ली आपने डिफाइन कर दिया, फ्रॉम स्टेट लोकेशन, डेट फ्रॉम और डेट टू, और उसके बाद आपने बता दिया कि ये इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन, तो 9% 18% का सब डिविजन, 2 कंपोनेंट जीएसटी के कोड लगे हुए हैं। इसकी जरूरत नहीं क्योंकि इंटर स्टेट नहीं है, ठीक है? तो ये वाला तो हमें जरूरत है ही नहीं, इसके लिए तो अलग लाइन बनेगी। अगर आप 2 स्टेट्स के बीच में करोगे तो टू एंड फ्रॉम स्टेट को, तो सिर्फ फर्क पड़ा मुझे कहाँ से, मुझे फर्क पड़ा एंडिंग डेट डिफाइन करने से। तो ये 2-3 बार मैं प्रॉब्लम फेस कर चुकी हूँ कि आपको एंडिंग डेट अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो कभी कभी ये चीजें फंस जाती है। तो एंडिंग डेट आप डाल दो तो ये तुरंत कैलकुलेट करता है। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बन गया हो, बड़ा आपको लगे तो थोड़ा लेंदी है, लेकिन मैं ऐसे कोशिश करी थी कि मैं फिर से विद इन 15 मिनट्स कंप्लीट कर दूं। लेकिन अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियो बड़ा करना पड़ा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि उनके साथ ही क्यों हो रहा है, उनके साथ ही क्यों काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने इसे डिटेल में बनाया। और जीएसटी और एडवांस पेमेंट सबसे लास्ट में टिक करना, ठीक है? और वैसे तो आपने देखा ही कि अगर सिर्फ कैलकुलेशन रुका हुआ है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो यहाँ पे आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन लाइन सब कुछ क्रिएट कर देगा और उसके बाद ये वाला ब्लैंक शो कर देगा कि आपका जीएसटी का रेट कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ 0% आ रहा है, इसका मतलब आपकी रेट लाइन में प्रॉब्लम है, वहां जाके चेक करो और फिर ये काम अपने अकॉर्डिंग करने लगेगा। वैसे भी ये काम कर रहा था लेकिन जीएसटी की लाइन नहीं बना रहा था। अब जीएसटी की लाइन हम चेक करेंगे। जीएसटी की लाइन प्रीव्यू पोस्टिंग, अब आप देखना कि जीएसटी कैलकुलेट होगा और जीएसटी की लाइन भी बनेगी क्योंकि यही कैलकुलेट हो गया है। तो जीएसटी जीएल एंट्री, कस्टमर लेजर एंट्री, बैंक अकाउंट लेजर एंट्री, डिटेल कस्टमर लेजर एंट्री, डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री, जीएसटी लेजर एंट्री सब बन रही है। तो पहले मैं एक बार आपको जीएसटी लेजर एंट्री दिखाती हूँ, फिर डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री। सी कितना स्मूथ बनाया उसने, जीएसटी अमाउंट ले लिया है देखो। अब मेरी वैल्यू अगर 70,000 समथिंग कुछ थी ना, 80,000 थी शायद। एक मिनट, मैंने वैल्यू कितनी डाली थी? वैल्यू 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 जीएसटी बेस अमाउंट हमारा कितना था? 90,000। तो 90,000 के ऊपर उसने अपना टैक्स कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 18% किया है। तो एट द रेट ऑफ 18% जब वो कैलकुलेट करेगा वैल्यू, तो वो जीएसटी की अमाउंट कितनी बनाएगा? 18% जीएसटी उसने लगाया, जीएसटी बेस अमाउंट बनाया, फिर उसके बाद उसने बनाया है जीएसटी का अमाउंट। और अब देखो, क्योंकि 2 लाइन है ना आपके पास, लाइन आपके पास 2 है 99% की, ठीक है? तो आपको ये समझना जरूरी है कि 99% के अकॉर्डिंग वो चार्ज कर रहा है, ठीक है? प्लस ये क्या है? ये है जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट, यानी आपकी जो वैल्यू है ना, जो एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। कितना परसेंट? 18%। तो आपकी वो ओरिजिनल वैल्यू से इंक्लूडेड जीएसटी वैल्यू को सेपरेट करेगा, बाकी आपकी बैंक रिसिप्ट भी होगी ना। तो ये आपको समझना है कि जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट है जिसमें आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ है, तो वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू पे क्या कर रहा है? ओरिजिनल वैल्यू पे इंक्लूडेड जीएसटी ले रहा है, ठीक है? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जीएसटी कंपोनेंट टाइप आपको दिख रहा होगा। आप कंट्रोल यूज करके दोनों लाइन एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, जीएसटी ऑन एडवांस पेमेंट, जीएसटी कंपोनेंट कोड, और वो दोनों 9% है, ठीक है? इस तरह से होते हुए आप दूसरा और तीसरा जितना भी जीएसटी की लाइन बन रही है वो आप सब चेक कर सकते हो। इसे बंद कर दोगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। देखो आ रहा है ना, इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट, यानी कि सेम स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन है। फिजिकल गुड्स का नहीं, यहाँ सर्विस का ट्रांजेक्शन है। क्वांटिटी 1 इसलिए लिया जाता है कि आप वैल्यू कैलकुलेट करवा सको, क्योंकि क्वांटिटी इनटू रेट इक्वल टू वैल्यू होती है, सर्विस में कोई क्वांटिटी नहीं होती। तो सिस्टम एक जनरेट करता है एक
वर्चुअल क्वांटिटी, ताकि वो रेट और वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका ओरिजिनल अमाउंट बेस वैल्यू बनाकर उस पे जीएसटी कैलकुलेट करवा सके और वैल्यू शो कर सके। तो इस तरह से देखो 99% लिया है। लोकेशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह, सर्विस ग्रुप का जो टाइप था, कोड था, वो सब कुछ आ गया है। कस्टमर आपका रजिस्टर्ड था, एडवांस पेमेंट देखो एडवांस टाइप हो गया है, लायबल टू पे है। अब आपके जीएसटी का जो भी सेटलमेंट वगैरह प्रोसेस वगैरह होगा उसमें ये शो होने लगेगा कि आपने एडवांस जीएसटी रिसीव किया था कस्टमर से। और मेनली मैं आपको शो करवा देती हूँ आपका जीएसटी का जीएल एंट्री प्रीव्यू। तो जीएल एंट्री प्रीव्यू मेन होता है, अब डेबिट क्रेडिट अमाउंट आप चेक कर लो, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट। अब माइक्रोसॉफ्ट को करना चाहिए ये कि सारे डेबिट एक साथ और सारे क्रेडिट एक साथ दिखा दे, तो हमें बहुत इजी हो जाएगा अकाउंटिंग टर्म में समझना। इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे, दिस इज अ परफेक्ट वे, क्योंकि हम जितने भी अकाउंटेंट होते हैं ना उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो 3 डेबिट है और 3 क्रेडिट है, राइट। अब आपके पास एसबीआई अकाउंट, हमारे बैंक का नाम जो 90,000 वैल्यू सीजीएसटी पेबल इंट्रीम में जा रहा है, ठीक है। और एसजीएसटी पेबल इंट्रीम में जा रहा है 6864। और फिर उसके बाद पेबल अकाउंट में ट्रांसफर एंट्री है, पेबल सीजीएसटी पेबल, एसजीएसटी पेबल, कस्टमर डोमेस्टिक में बस यहाँ पे भी वैसे तो ये जीएल एंट्री प्रीव्यू है, लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट को चाहिए यहाँ पे कस्टमर का नाम भी अगर शो करवा दे कि कस्टमर के मास्टर कार्ड से यहाँ पे आ जाए, तो बहुत ही इजी हो जाएगा कि कस्टमर का नाम भी यहाँ दिखने लगेगा। लेकिन अभी क्योंकि ये जीएल एंट्री से आ रहा है, तो जीएल एंट्री टेबल में कस्टमर डोमेस्टिक उसका नाम होगा, जो चार्ट ऑफ अकाउंट में हम जो बुक बनाते हैं और इसके सेटअप में भी लगाते हैं तो वैसे ही नाम रहता है। और वो तो कस्टमर का मास्टर होता है जिसमें हम उसका ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में नेम शो करते हैं। तो ये जीएल एंट्री टेबल से आ रहा है इसलिए करेक्ट है। वैल्यूज चेक कर लो, डेट चेक कर लो, अकाउंट चेक कर लो, एंट्री चेक कर लो। दिस इज द मेन प्रूफ कि एडवांस जीएसटी एंट्री जनरेट हुई है, जीएल एंट्री ऐसे ही बनेगी। और अगर पहली लाइन पे सिलेक्शन है या दूसरी लाइन पे सिलेक्शन है या मल्टीपल लाइन पे सिलेक्शन है, तो आपको ये वाला जो एसजीएसटी पेबल अकाउंट एंट्री दिख रहा है ना, तो आप अगर अपनी लाइन का सिलेक्शन चेंज करोगे, देखो जिस लाइन पे सिलेक्शन करंट सिलेक्शन रहेगा वो ऊपर यही शो करेगा, ये जो टाइटल हेडिंग है। इसलिए आप उससे कंफ्यूज मत हो ना, आप एंट्री अपनी ऐसे देखना कि 3 डेबिट 3 क्रेडिट है, एंट्री में हो रहा है और उसके बाद वो ट्रांसफर करेगा पेबल में, और ये एडवांस पेमेंट रिसीव्ड है। बैंक रिसिप्ट से बनाओ बहुत ही इजी पड़ेगा, बहुत ही स्मूथ एंट्री है। और अगर आपने बैंक कार्ड यूज किया, देखो कस्टमर से रिलेटेड है ना, अगर आपने अप्लाई एंट्री किया होता तो वो उस इनवॉइस पे अप्लाई होके आता। जो मैंने बोला कि प्री पेमेंट वाला जो एंट्री है, बहुत लोग चाहते हैं कि प्री पेमेंट में जीएसटी इंक्लूड होके आ रहा है, तो मैंने सजेस्ट किया कि आप क्या करो, बैंक रिसिप्ट एंट्री पोस्ट कर दो और उसे अप्लाई कर दो अपने वो जो भी आप एंट्री बना रहे हो सेल्स ऑडिट से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। और कस्टमर से हमेशा बैंक रिसिप्ट मांगो इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू, तो आपकी इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू आपके कस्टमर के जो ऑर्डर या इनवॉइस पे अप्लाई हो जाएगी। क्योंकि प्री पेमेंट में वैसी फंक्शनैलिटी नहीं बनेगी कि आप इंक्लूडेड जीएसटी वहां ले सको। अब बैंक का जो अकाउंट लेजर एंट्री है, ये देखो कितना क्लियर स्मूथ बनी है। बैंक कार्ड यूज करोगे, जो मैंने बैलेंस अकाउंट टाइप बैंक लगाया था, तो आपकी बैंक लेजर एंट्री बनेगी। और ये बननी भी चाहिए क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलेशन और बैंक स्टेटमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कैसे शो करोगे अपने बैंक में कि ये जीएसटी से इन्वॉल्वमेंट था। तो इस तरह से कस्टमर लेजर एंट्री, अब डिटेल कस्टमर लेजर एंट्री वो आप चेक कर लेना। इनिशियल एंट्री से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा एक एक चेक कर लेना कि क्या क्या दिखा रहा है सिस्टम आपको। जो मेनली था मैं हमेशा चेक करती हूँ जीएल एंट्री, ये मेरे लिए बेस्ट प्रूफ होता है कि एंट्रीज कैसी बन रही है। और दूसरा होता है कि आप जीएसटी का लेजर एंट्री और डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री चेक कर लो। जरूरी अगर आपको लगता है तो डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री भी आप चेक कर लो, क्योंकि नेचर ऑफ सप्लाई B2B, अगर ये सब आप डिटेल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप ये भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से जैसी जैसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आप ऐसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको B2B मिल रहा है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक रजिस्टर्ड डीलर ने दूसरे रजिस्टर्ड डीलर के साथ ट्रांजेक्शन किया, इस तरह का इंफॉर्मेशन। स्टेट कोड क्या था, सेलर बाय का कोड क्या था, स्टेट कोड वो आप चेक कर सकते हो। तो ये कंफर्म हो गया
एंट्री मैंने दिखा दी। अब मैं उसको पोस्ट करके भी दिखाऊंगी, नहीं तो आप बोलोगे कि एंट्री तो पोस्ट नहीं होती। पोस्ट एंड प्रिंट, तो पोस्ट एंड प्रिंट भी होगी। सक्सेसफुली पोस्टेड। अब हमें एंट्री चेक करनी है ना, हमें एक सिंपल सा काम करना होगा। पोस्टेड जनरल लेजर एंट्री, या फिर सिर्फ जनरल लेजर एंट्री लिखने से भी हमें मिल जाएगा। पोस्टेड जनरल तो लिखने से नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई जीएल इन्वॉल्व हुआ है ना, तो जनरल लेजर एंट्री में आपको पक्का मिलेगा। अब जीएल तो उसमें इन्वॉल्व हुआ ही था, तो हमें जनरल लेजर एंट्रीज नीचे आ रही थी, नीचे आ रहा था। एक मिनट, सो लेट्स करो, यहाँ पे मुझे दिख रहा था जनरल लेजर एंट्रीज, यहाँ पे है रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। अब डेट अगर आपको याद है तो डेट, अब मुझे लगता है मुझे डेट वाइज इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी पोस्ट किया है ना। और अगर नहीं मिलेगा तो हम सिर्फ एक काम करेंगे, एडवांस पेमेंट और जीएसटी है ना, मिल जाएगा, क्योंकि हमने डेट के अकॉर्डिंग अभी पोस्ट किया है। या फिर आपको यूनिक, आपको अगर बैंक रिसीव वाउचर का नंबर याद था या कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन याद थी, तो आप वैसे भी कर सकते हो कि बैंक रिसीव वाउचर की लास्ट एंट्री, या कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन, या कोई कस्टमर, या कस्टमर के थ्रू भी आप पहुंच सकते हो। जैसे आपको कस्टमर का नाम पता था, जैसे अभी तो ये जीएलएनटी पेज है, जीएलएनटी पेज है ना, लेकिन मान लो आपको कस्टमर का नाम पता था, तो आप डायरेक्टली कस्टमर लेजर एंट्री पे चले जाओ। कस्टमर लेजर एंट्री, यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम पता था, डायरेक्टली आप सर्च कर लो मिस्टर कमल, और आप अगर डेट याद है तो डेट से भी चेक कर सकते हो। मैं बस बता रही हूँ कि आप जब एंट्री पोस्ट करने के बाद आप चेक करने आते हो ना, तो मिलता नहीं है तो गुस्सा आने लग जाता है। तो फिर उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करना है, उस कस्टमर का नाम लिखना है। थोड़ा सा मिस स्पेल भी हो जाएगा तो मिल जाएगा। अब ये देखो, आगे एंट्री डेट मिल गया, शॉर्ट हो गया ना, बहुत शॉर्ट हो गया, क्योंकि जेल एंट्रीज पे बहुत सारी एंट्रीज है। इस शॉर्ट के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ अगर कोई एंट्री अप्लाइड है तो आपसे आप चेक कर सकते हो। मुझे सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है, मुझे प्रिंट वाउचर बटन पे क्लिक करना है, प्रिंट वाउचर रिव्यू। सिस्टम ने अपने आप ट्रांजेक्शन ले लिया। आप पोस्टेड वाउचर से भी जा सकते थे, लेकिन पोस्टेड वाउचर पे ये याद रखना मुश्किल है कि ट्रांजेक्शन नंबर क्या था। तो आपको ट्रांजेक्शन नंबर याद होगा तो आप डायरेक्टली पोस्टेड वाउचर क्लिक करो और पोस्टेड वाउचर पे ट्रांजेक्शन नंबर डाल दो, सिस्टम आपको बता देगा। देखो कितना स्मूथ था फाइंड करना। आपको 90,000 रिसीव हो रहा है एसबीआई से, उस पे जीएसटी का जो भी वैल्यू लगा है इंक्लूडेड है, नॉट एक्सक्लूडेड। 90,000 में इंक्लूडेड है आपका जीएसटी अमाउंट, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, और ये आपको शो भी करना है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो सिस्टम में, जो भी आप मतलब दिखाना चाह रहे हो, इस तरह से आप शो कर सकते हो, ठीक है। ये आप चेक कर लेना। और अब ये इंट्रीम और इंट्रीम एंड पेबल के साथ ये एडजस्ट हो जाएगा, और फिर आप अपने जीएसटी से रिलेटेड जो पेबल ट्रांजेक्शन में इसको दिखा सकते हो। अब जैसे कस्टमर लेजर एंट्रीज में यहाँ पे हुआ, अब जनरल लेजर एंट्रीज हम लोग यहाँ तक आए थे, लेकिन हमने प्रीव्यू नहीं किया। अब डेट वाइज जैसे आपको पता चल गया ये वाली पहली एंट्री है, राइट। तो ये वाली पहली एंट्री है, या फिर आप बैंक के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो। देखो बैंक का नाम आपको पता था एसबीआई, तो आप बैंक के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे फिल्टर लगा सकते थे कि हमें अगर आपको डॉक्यूमेंट टाइप याद है, डॉक्यूमेंट नंबर याद है, जीएल अकाउंट नंबर याद है, पोस्टिंग डेट का फिल्टर बहुत ही अच्छा होता है, वो अगर लगा सकते हो। तो यहाँ पे तरीका है कि आप कैसे उस एंट्री को ढूंढ सकते हो। बैलेंस अकाउंट टाइप नंबर यानी कि बैंक का जो था, तो इस तरह से आप कोई भी फिल्टर लगा के देख सकते हो। और मैं हमेशा असेंडिंग डिसेंडिंग करके देखती हूँ, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग से आपको लेटेस्ट एंट्री मिल जाती है, लेटेस्ट या लास्ट पोस्टेड जो भी आप चेक कर रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पे मिला। अब मुझे बस पोस्टेड वाउचर चेक करना है। अब अगर एक दो बटन ऊपर आपको ऐसे बने ही रहते हैं, हमेशा मुझे आदत होगी एंट्री बटन पे क्लिक करने की, तो आपने प्रोसेस बटन पे क्लिक किया, प्रिंट वाउचर किया, सिस्टम ऑटो सिलेक्ट कर लेगा आपका एंट्री नंबर, आपने प्रीव्यू किया, तो जनरल लेजर एंट्रीज पेज पर
आप असेंडिंग डिसेंडिंग करो, या आप डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर, या फिर डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट यूज करके आओ, या फिर आप कस्टमर से आओ, या फिर आप बैंक लेजर एंट्रीज पे जाके बैंक चूज करके आओ, या कस्टमर के बैलेंस के अंदर जाके लेके आओ, या फिर पोस्टेड वाउचर में। अभी जैसे हमने ये चेक किया था ना, अभी इसका एक शॉर्टकट सोल्यूशन भी बता देंगे। 255, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे पोस्टेड वाउचर रिपोर्ट बहुत पसंद है, मैं इसी से खोलती हूँ पोस्टेड वाउचर, क्योंकि हर यूजर के पास हर एक्सेस रहता नहीं है। आपने उसको बोला पोस्टेड वाउचर, तो उसे ना पोस्टिंग डेट चाहिए होगी, ठीक है। आज की डेट मैंने डाल दी। अब आज की डेट पर अगर एक ही एंट्री पोस्ट हुई है तो उसको मिल जाएगा। ये उसने लिया, आज की डेट पे एक ही एंट्री पोस्ट हुई, उसको मिल गया। या फिर वो नेक्स्ट 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 करके देखेगा, क्योंकि इसमें गो टू बटन तो है नहीं, क्योंकि ये प्रीव्यू पोस्टिंग है, राइट। तो उसने ऐसे चेक किया, उसको मिल गया। लेकिन अगर मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि अगर उसने ये लिया, अब उसको उसको डॉक्यूमेंट नंबर 255 याद नहीं है, अगर उसने डायरेक्ट पोस्टेड वाउचर पे क्लिक किया, उसको परमिशन है कि वो पोस्टेड वाउचर से प्रीव्यू चेक कर, प्रिंट चेक कर ले सकता है और प्रीव्यू चेक कर सकता है, उसका रिकॉर्ड देख सकता है, पोस्टेड रिकॉर्ड। तो उसे यहाँ 255 डालना पड़ेगा, सॉरी, डॉक्यूमेंट नंबर में 255 डालना पड़ेगा। अगर उसको पोस्टिंग डेट याद नहीं है तो डॉक्यूमेंट नंबर डालना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट नंबर याद नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, नेविगेट करके फाइंड एंट्री करके डॉक्यूमेंट नंबर ढूंढेगा, तो उसको टाइम लग जाएगा। तो अब आपको देखना होगा ऐसा कौन सा फिल्टर है जो उसको इजीली याद रहे। जैसे डॉक्यूमेंट टाइप हो सकता है, जीएल अकाउंट का नेम हो सकता है, जीएल अकाउंट नंबर हो सकता है, बैलेंस अकाउंट का नेम हो सकता है, बैलेंस अकाउंट का नंबर हो सकता है। तो इसमें से जो उसको इजी लगता है वो पोस्टेड वाउचर सर्च करे और उसको डाले और फिर उसको प्रीव्यू कर दे, तो उसे मिल जाएगा, ठीक है। अभी जैसे ये लास्ट है, इसके बाद मैं ये क्लोज करूंगी, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको कि आप किस किस तरह से चेक कर सकते हो। लास्ट एक हम और चेक कर लेते हैं पोस्टेड वाउचर से, कि बहुत बार क्या होता है कि एंट्री पोस्ट हो जाती है लेकिन हमें मिलती नहीं। तो ये अगर हम इसे शॉर्टकट इसका बना लें, ठीक है। अब शॉर्टकट से हम इसे ओपन करेंगे पोस्टेड वाउचर को। अभी हमें यहाँ पोस्टिंग डेट पता है, टी मतलब करंट डेट, डब्ल्यू मतलब वर्क डेट। एक ही एंट्री पोस्ट है तो हमें मिल जाएगी। तो आपको अपना शॉर्टकट तरीका ढूंढना है कि आप कैसे ढूंढ सकते हो उस एंट्री को। या तो आपको वाउचर नंबर याद हो, या आपको कोई उसमें यूजीएल, बैंक, बैलेंस अकाउंट टाइप, जो आप याद रख सकते हो। अब अगर आपने बैंक का मास्टर यूज किया है तो जीएल के साथ आपको बैंक अकाउंट टाइप एंड फिर बैंक अकाउंट टाइप में बैंक और फिर उसका बैंक चूज करना चाहिए, ना कि जीएल, क्योंकि जीएल का मतलब होता है उसका मास्टर कार्ड के पीछे लगा हुआ पोस्टिंग जीएल। तो पोस्टिंग जीएल डायरेक्टली आपको जो मिलेंगे जो सेटअप का हिस्सा ना हो, जो डायरेक्टली पोस्ट होते हैं, ये सब जो है ना, ये सब बैकग्राउंड वाले पोस्टिंग जीएल है, जिनपे हम पोस्टिंग अनटिक करते हैं, डायरेक्ट पोस्टिंग को अनटिक करते हैं, डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं होते, ये सेटअप के साथ आते हैं। तो आपको सर्च करने के लिए चीजें देखनी होगी, और रिपोर्ट में कस्टमाइजेशन आपकी अब तक तो हो ही चुकी होगी जितने लोग यूज कर रहे हैं, कि यहाँ कस्टमर का नाम शो हो। वैसे तो ये माइक्रोसॉफ्ट को भी कर देना चाहिए कि जब एंट्री पोस्ट हो गई तो मास्टर कार्ड से कस्टमर का नाम यहाँ डिस्प्ले कर दे। इतनी छोटी सी चीज कोई कस्टमाइज क्यों करवाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, कस्टमाइजेशन पे खर्च नहीं कर पाते हैं, तो इसको डाउनलोड करते हैं, वर्ड पे जाके चेंज करके प्रिंट देते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इतने एफर्ट नहीं लगा पाती कि कस्टमाइज करवाए। और दूसरी चीज है बैंक रिसिप्ट वाउचर। आपका यहाँ बैंक रिसिप्ट वाउचर एकदम क्लियरली डिस्प्ले कर रहा है कि ये बैंक रिसिप्ट वाउचर से पोस्ट हुआ है, इसकी नंबर सीरीज आ रही है। नरेशन आपने लिखा होगा तो नरेशन भी आ जाएगा, वैल्यूज वगैरह सब क्लियर आ रही है, आपकी कंपनी का नाम वगैरह सब क्लियर आ रहा है, आप इसको प्रिंट दे सकते हो। और नीचे देखो प्रिपेयर्ड बाय, चेक बाय, अप्रूव्ड बाय है, और वो तो आप प्रिंट आउट करने के बाद सिग्नेचर ले सकते हो, इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, डेट वगैरह सब इसमें क्लियर आ रही, फॉर्मेट एकदम ओके है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपने कमेंट शेयर कर देना वीडियो के कमेंट बॉक्स में, इससे मुझे हेल्प मिलेगी कि मुझे और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।